हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज फिर से ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में आई होप कि आपको ये रूल्स समझ में आ जाएंगे। ये कोई किसी बुक का नहीं है, ये आपको मिल जाएगा सीपीसीपी के वेबसाइट से। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका वेबसाइट है, उस पर आप जाओगे तो वहाँ पे ये सारे रूल्स आपको मिल जाएंगे। वैसे आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो पीडीएफ वहाँ पे हम आपको इसका दे देंगे, और बाकी सारी पीडीएफ भी, जो भी चीज़ें क्लासेस चल रही हैं और जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, उन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करके और सारे पीडीएफ ले सकते हो। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, क्योंकि फर्स्ट पेपर आप जानते हो इसका करंट अफेयर्स ही है, तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो हम देख लेते हैं एक एक करके कि इस रूल में आखिर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो पहले है यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये यहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन उन्होंने बताया था, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था क्या, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल। और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल कब आया था। तो सबसे पहले ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था 2016 में, ठीक है। वैसे सबसे पहले जो रूल आए थे वो 2003 में आए थे, लेकिन इसमें ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल अलग से नहीं था, सारे वेस्ट के लिए एक ही रूल था और वो सभी 2003 में ही आया था, ठीक है। लेकिन अलग से ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आया, जिसको फिर से अमेंड किया गया था। और वो अमेंडमेंट कब किया गया था, तो वो किया गया था 2016 में। अब देख लो, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ईपीआर हो सकता है कि पूछ दे ईपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईपीआर का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका क्या क्या मतलब होता है, तो जो प्रोड्यूसर होते हैं, कहीं पे भी कुछ भी बनाना हो तो प्रोड्यूसर्स ही बनाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ पहले ही, कि इसका पीडीएफ मुझे हिंदी में नहीं मिला है। मैंने बहुत कोशिश की कि इसका हिंदी में मिल जाए, पर ये हिंदी में नहीं था। मैंने ढूंढा काफ़ी, नहीं मिला। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपको अच्छे तरीके से इसको समझा दूंगी, ताकि आपको, जो लोग हिंदी वाले हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कम से कम वेस्ट जनरेट करें। मान लो कोई मोबाइल कंपनी है, उसे बहुत सारी चीज़ें बनानी है, ठीक है। बनाने के बाद, या फिर हो सकता है कि जब वापस ले जाते हैं, वैसे भी आप लोग सबके पास एंड्रॉयड है अभी के टाइम पे, सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। तो कई बार होता है कि हमें ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डर करना होता है और हमारे पास जो पुराने मोबाइल होते हैं उनको हम वापस कर देते हैं, तो वापस ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसी को फिर से बना के वापस भेज देते हैं, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ अपग्रेडेड आता है, अपडेटेड मोबाइल आती है, हर बार कुछ नया वर्जन आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पुराने मोबाइल को ले जाके और उसी को फिर से थोड़ा सा बहुत ठीक ठाक करके और बेच देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो उसे ले जाते हैं, उसमें जितनी भी यूजफुल चीज़ें होती हैं उन सभी को वो कलेक्ट करते हैं, फिर उसको अलग, जो नया मोबाइल बन रहा होता है उसमें उसको यूज़ कर लेते हैं। और इसमें जो भी चीज़ें बेकार हो जाती हैं, जिसका अब दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उनको वो फेंक देते हैं। सबसे पहले ई वेस्ट, आप सभी लोग जानते हो कि ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में सिर्फ मोबाइल ही नहीं आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपके घरों में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो वो सभी जो भी कचरा हम फेंकते हैं, या जो इंडस्ट्रीज में बनती हैं चीज़ें, वो सभी को जब हम फेंकते हैं तो वो होता है ई वेस्ट। और ये घरेलू नहीं होता है, ये बात समझ लो। बहुत मतलब म्युनिसिपल वेस्ट के अंदर ई वेस्ट नहीं आता है, ये एक बात समझने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी, तो फिर वो उसको फेंक देते हैं। तो वो जब फेंकते हैं तो वो उतना प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको मिनिमाइज करके रखें, ठीक है। तो ईपीआर को बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें क्या है ये। He pointed out that the collection target under the provision of extended producer responsibility in the rule have been revised, and target have been introduced for new producer who have started their sales operations recently। जो पहले से जिनकी कंपनीज हैं, जो अलग अलग टाइप के कंपनी हैं, जैसे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सभी लोगों को रहता है कि हम भी, हमारे पास भी हो काश, एप्पल कंपनी।
आईफोन सभी को चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो भी कंपनीज है, जो पुरानी कंपनी है कि कोई भी, जैसे सैमसंग हो गया, पहले सैमसंग की छोटी सी मोबाइल आती थी, अब बड़ी मोबाइल हो गई है। तो इस तरह की जो भी कंपनीज हैं, तो पहले से तो वो उनके ऊपर जो भी रूल्स बने हैं वो लागू होते हैं, लेकिन जो नई कंपनीज बनी हैं, जो रिसेंटली आई हैं, उनके लिए क्या टारगेट होना चाहिए, ये प्रोड्यूसर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है कि वो उस बातों का, उन रूल्स का ध्यान रखें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2018। देखो यहाँ पे ये है, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप सभी का कमेंट आ रहा था कि मैम आप ऑब्जेक्टिव नहीं कराते हो, ठीक है। तो मैं साथ ही साथ आपको बताते चलती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसके एग्जाम कोई प्रीवियस पेपर हमें नहीं मिल रहे हैं जिससे आइडिया हमें मिल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। पर एक आइडिया आप लेके चल सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल कब आया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आया था 2016 में। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल कब आया था, तो ये आया था 2018 में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ये पूछा जा सकता है कि ईपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, या ईपीआर टारगेट किसके लिए रखा गया है। तो ये जो भी रिसेंटली जो नए सेल्स आए हैं मार्केट में, जो नए प्रोड्यूसर्स आए हैं, उनके ऊपर ये लागू किया गया है, और इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। द ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट अंडर ईपीआर हैव बीन रिवाइज्ड एंड विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017। अब देखो, जो ईपीआर है ये कब से लागू हुआ है, कब से अप्लीकेबल है, तो ये 1 अक्टूबर 2017 से है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ध्यान रखने वाली बात है कि जो ईपीआर रूल लाया गया है ई वेस्ट कलेक्शन के लिए, कलेक्शन टारगेट के लिए, वो कब से अप्लीकेबल है, तो 1 अक्टूबर 2017 से, क्योंकि 2016 में आया था रूल, ठीक है। द फेज वाइज कलेक्शन टारगेट फॉर ई वेस्ट इन वेट शैल बी 10% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेशन as indicated in the EPR plan during 2017-18। अब देखो इसका क्या मतलब है, जितना भी वेस्ट, मान लो आपने 100 kg ई वेस्ट जनरेट किया है, ठीक है, तो उसमें से उसको इतना मिनिमाइज कर देना है कि सिर्फ 10 kg ही ऐसा बचे जो वेस्ट के फॉर्म में हो, ठीक है। सिर्फ 10% ही बचना चाहिए, इसके वेट को इतना रिड्यूस कर देना है। ये टारगेट रखा गया है कि जितनी भी कंपनीज हैं जहां भी ई वेस्ट जनरेट होता है, वो इतना जनरेट हो कि वो 10% ही हो टोटल जनरेटेड वेस्ट का, बहुत ज़्यादा उसका वेट नहीं होना चाहिए। तो ये टारगेट रखा गया है फॉर ई वेस्ट, कितना, वेट शैल बी 10% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेशन, जितना वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका कितना, 10% ही उसका वेट होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनरेटेड वेस्ट का कितना परसेंट ई वेस्ट के रूप में कलेक्ट होता है या कलेक्ट करने का टारगेट रखा गया है, तो ये है 10%। When 10% increases every year until 2023। अब ऐसा तो है नहीं कि अचानक से ये चीज़ हो जाए, धीरे धीरे लागू करते हुए, कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती है। आप ऐसे भी देख रहे हो एग्ज़ाम्स है, तो ऐसा नहीं है कि अचानक से एक रात आपने पढ़ा और फिर अगले दिन जाके आप क्वालिफाई कर जाओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या ये बस कॉलेज वाली पढ़ाई में होती है कि रात भर पढ़े और जाके एग्ज़ाम दे दिए, बात खत्म। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती है, आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ अच्छा कर पाते हो। तो यही चीज़ है कि इस प्लान को, तो क्वेश्चन यहाँ पे एक और ये पूछा जा सकता है कि ई वेस्ट के लिए जो 10% रूल बनाया गया है वो कब तक का टारगेट लिया गया है। तो ये 2023 तक का टारगेट लिया गया है कि ये 10% इंक्रीज जो है, जो हर साल इंक्रीज हो रहा है, वो कितने साल तक होगा या कितने ईयर तक रखा गया है उस टारगेट को, ये 2023 तक है। After 23 onward, the target has been made 70% of the quantity of waste generation as indicated in the EPR plan। अब इसका मतलब समझ लो, 2023 के बाद या 2023 तक ये टारगेट रखा गया है कि 70% ऑलमोस्ट जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका इस्तेमाल हो जाना चाहिए, ठीक है।
चलो आगे देख लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ ई वेस्ट कलेक्टेड बाय प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2016 टू 30 सितंबर 2017 अकाउंटेड फॉर इन द रिवाइज्ड ईपीआर टारगेट अंटिल मार्च 2018। तो ये एक बस डेट दिया हुआ है कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कितने क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे ई वेस्ट का फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर 2070, और ये टारगेट कब तक के लिए दिया गया है, तो ये मार्च 2018 का टारगेट है। तो ये कुछ टारगेट्स हैं, इसको हम देखेंगे। जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 आया था उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब आपको अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलो आगे देख लेते हैं। एक और यहाँ पे टर्म दिया हुआ है, वो है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, PROs। PROs किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तो हमने देखा EPR और दूसरा है PRO। CPCB आप सभी लोग जानते हो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और ये हमेशा टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ इस तरह के रूल्स लेकर आते रहती है, जो रूल्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अभी CPCB के वेबसाइट पे चल के देखेंगे कि वहाँ पे क्या रूल्स बनाए गए हैं और इसका क्या काम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये वैकेंसी आई है वो वैकेंसी इसी के रूल्स के तहत आई है, CPCB के तहत ही, तो इसलिए इसका वेबसाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका वेबसाइट तो आप लोग ज़रूर विजिट करो। अभी मैं भी आपको दिखाती हूँ कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब आगे देख लो। प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी कंपनीज हैं अलग अलग, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। मान लो कोई ऐसी बड़ी कंपनी है जिसके पास बहुत सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो वो किसी छोटी कंपनी को ये सारे वेस्ट को दे दे और वो छोटी कंपनी इसमें से जितना भी यूजफुल सब्सटेंस है उसको इस्तेमाल करे। उसके बाद वो किसी और कंपनी को दे सकते हैं जहाँ पे इस चीज़ का, जो ये बचा हुआ सामान है, इसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई अदर फैक्ट्री जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि ये कम से कम इसका वेस्ट बचे लास्ट में। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जिसे हम कहते हैं PRO, यानी कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिससे कि कम से कम वेस्ट जनरेट हो, और ये भी बनाया गया है किसके तहत, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत। और इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि हाँ हमने हम सभी ने मिलके एक ग्रुप बनाया है, और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी डिसाइड करेगा कौन, तो CPCB। ठीक है, ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगे कि उसके इस ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल होंगे, लेकिन ये रूल सभी ई कंपनियों को बनानी है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज जितने भी हैं उन सभी को ये रूल्स फॉलो करना है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाना है ताकि ई वेस्ट को कम से कम किया जा सकता है। तो अपडेटेड वर्जन अगर पूछ दे कि जो अमेंडमेंट किया गया था ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल में, उसमें कौन सी नई पॉलिसी लाई गई है, तो यही है नई पॉलिसी का मतलब प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की गई है यहाँ पे। कहाँ पे, 2018 के रूल में। अंडर द रिडक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस प्रोविजन, अब देख लो इसको हम कहते हैं ROHS। ROHS क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, कहीं पे अगर शॉर्ट में लिखा हो ROHS तो कंफ्यूज नहीं होना है। ROHS का क्या मतलब हो गया, रिडक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस प्रोविजन, कॉस्ट फॉर सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग शैल बी borne by the government for conducting the ROHS टेस्ट। अब एक बात समझ लो, जितने भी ई वेस्ट होते हैं उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं या बहुत ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया या एंटीमनी हो गया या बिस्मथ हो गया। ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हैवी मेटल्स आप कह सकते हो, वो इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने में, और फिर वो वेस्ट के फॉर्म में रिमूव भी होते हैं। तो जितने भी हैवी मेटल्स हैं वो इन्वायरमेंट में काफ़ी पॉल्यूटिंग गैस रिलीज कर सकते हैं या पॉइजनस गैस रिलीज कर सकते हैं, और ये पॉइजनस गैस ह्यूमन हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनको अफेक्ट करते हैं।
तो ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, टेस्ट करेगी कि ये जो कंपनीज जो ई वेस्ट जनरेट कर रही हैं वो किस तरह का है, मतलब उसको कितना कम किया जा सकता है, उसके इफेक्ट को कितना कम किया जा सकता है, ये सभी देखने का काम किसका होगा, गवर्नमेंट का। और वो कंडक्ट करेगी RoHS टेस्ट, और इसका जितना भी कॉस्ट होगा सैम्पलिंग का या टेस्टिंग का, ई वेस्ट का सैंपल कलेक्ट करना और उसे टेस्ट करना, इन सभी में जितना खर्चा होगा सभी गवर्नमेंट देगी। और ये सभी प्रोविजन जो है ये प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाएगा। If the product does not comply with RoHS provision, then the cost of test will be borne by the producer। अब ये रूल में क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया है कि RoHS टेस्ट जो है उसका सारा खर्चा उठाएगी कौन, गवर्नमेंट, कि इस वेस्ट में कितना ज़्यादा मतलब ये कितना डेंजरस है। लेकिन अगर वो डेंजरस नहीं होती है, मान लो अगर जो RoHS प्रोविजन है, जो रिडक्शन ऑफ हजारदस सब्सटेंस, इसमें जो प्रोविजन है अगर वो फुलफिल नहीं होते हैं तो जितना भी खर्चा है टेस्टिंग का या सैम्पलिंग का वो सभी उठाएंगे कौन, तो वो कंपनीज, जिन कंपनीज में ये वेस्ट जनरेट हुआ है, मान लो बहुत ज़्यादा ही हजारदस वेस्ट है, ठीक है, तो उसका सारा खर्च उठाएगी कौन सी कंपनी, जो इस वेस्ट को प्रोड्यूस कर रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही दिया गया है। द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 हैज बीन अमेंडेड बाय नोटिफिकेशन। ये तो डेट दिया हुआ है और ये कब आया है, तो 22 मार्च 2018। एक डेट आपको ये याद रखना है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल पहला तो हो गया 2016 और इसका अमेंडमेंट किया गया है 2018। आई होप ये समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी और आप समझ रहे होगे चीज़ों को काफ़ी बारीकी से और अच्छे से। तो ये हमने देख लिया पूरा का पूरा, इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सभी बता दी हैं। अब चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये आप सभी पहले से आप खुद से भी पढ़ सकते हो, देख रहे हो यहाँ पे। और पता नहीं ये आपको हिंदी में मिलेगी या नहीं, बट कोशिश करना, अगर हिंदी में मिल जाती है तो आप पढ़ सकते हो हिंदी में, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं। ये CPCB का यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अपना वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाके खुद भी जितनी भी रूल्स हैं या जो भी इसके फॉर्म्स हैं वो सभी आप खुद भी देख सकते हो। अब देख लो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ये कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1974 में। यहाँ पे लिखा हुआ भी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सितंबर 1974 में बनाया गया था अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात क्या हो गई, एक तो ये याद रखना कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1974 में। और ये किसके तहत की गई थी, तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के द्वारा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। एक तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट कब आया था, 1974 में, ठीक है। CPCB की स्थापना कब हुई थी, 1974 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए सारी चीज़ें हमें अच्छे तरीके से देखनी है और पढ़नी भी हैं। इसके बाद है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट भी 1974 में ही आया था, लेकिन बाद में नॉइज पॉल्यूशन को भी पॉल्यूशन करार दिया गया कि ये भी एक तरह का जो साउंड पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, वो भी एक तरह का एयर पॉल्यूशन है। और इसको ऐड किया गया था कहाँ पे, तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, और उसके बाद इसको रिवाइज करके 1981 में लाया गया था। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया था, तो सबसे पहले आया था 1974 में, और उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन उसमें कब ऐड किया गया था, तो नॉइज पॉल्यूशन ऐड किया गया था 1981 में। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद जब आगे आप बढ़ोगे तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये आया था 1986 में। आप अगर आपको इसके ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अलग से किस रूल की वीडियो आपको चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, मैं लेकर आऊँगी। और इसके बाद हम लोग लाइव क्लासेस भी लेंगे, तो लाइव क्लासेस के लिए आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो लाइव पढ़ने के लिए
रेडी हैं तो फिर मैं शाम के 7 बजे आती है वीडियो, उसी समय में लाइव क्लास भी आपकी होगी, या हम एक टाइम डिसाइड कर लेंगे जिस समय आप फ्री रहते हो और आपके लिए वो सही हो। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस टाइम में वीडियो चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखा, आगे देख लेते हैं। इसके बाद है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इसके तहत क्या बनाया गया था? तो एक्चुअली ये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का मतलब है कि एयर के अंदर कितने डस्ट पार्टिकल्स हैं या कितने गैसेस हैं जो एनवायरनमेंट के लिए या ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस हो सकते हैं या अच्छे नहीं हैं, या एयर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, जो प्योर एयर कैसा होना चाहिए, या अभी किसी एरिया की एयर क्वालिटी कैसी है, ये सभी देखने का काम भी इन्हीं का होता है, ठीक है। इसके तहत ये भी देखा जाता है कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कितने हैं एनवायरनमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ओजोन कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना है, या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कितने हैं। इसके अलावा ये भी डिसाइड किया जाता है कि ह्यूमन हेल्थ के लिए सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कितने ज़्यादा हैं या कितना उनका क्वांटिटी रहना चाहिए जो ह्यूमन हेल्थ के लिए सही है, या इससे ज़्यादा अगर हुआ तो क्या होगा। इसके बाद है वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ये भी आप सभी लोग जानते हो पहले से। इसी के तहत जो हमारे रिवर्स हैं या गंगा एक्शन प्लान या और भी बहुत सारी चीज़ें इसके तहत बनाई गई हैं। तो इस वेबसाइट को ज़रूर देखिए, यहाँ पे ये अबाउट में जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़िए और एक बार इसको ध्यान से देखिएगा सभी लोग। चलो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद किस एक्ट पे आपको वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और डेली 7 बजे आपकी वीडियोस आती हैं और आती रहेंगी आगे भी, इसी तरह से कंटिन्यू हम क्लासेस लेते रहेंगे। लाइव क्लास आपको कब चाहिए कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग, एंड अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको जब भी वीडियोज़ आएंगी तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर कमिंग।